हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथिक एनलाइटन में। आपसे निवेदन है कि जो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझते हैं दर्शक लोग, तो मेरा दूसरा चैनल है एनलाइटन्ड होम्योपैथी, जिसमें मैं इंग्लिश के अंदर वीडियो डालता हूं। तो आप खुद भी उसको सब्सक्राइब करें और जो लोग आपके इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं उनको भी आप उसको बताएं ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके और मैं आगे इंग्लिश में भी वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप इंग्लिश में सब टाइटलिंग करो। तो सब टाइटलिंग पॉसिबल नहीं था, उससे वो फीलिंग नहीं आती है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाना शुरू किया है। तो सभी हिंदी जो दर्शक हैं वो अंग्रेजी वाला भी वीडियो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूट्यूब पे वीडियो पूरे समाज तक फैल सके। चाहे आप उसको ना देखें पर सब्सक्राइब उसको जरूर कर लें, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी वाला वीडियो जा सके। तो ये आपका एक किस्म से बहुत बड़ा उपकार होगा होम्योपैथिक दर्शकों पे। तो ये सभी इसको बहुत सिंसियरली लें। धन्यवाद। तो मैं अभी आपको एक होम्योपैथिक डॉक्टर का बहुत मज़ेदार केस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आजकल टेलीफोन से बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन करते हैं और इलाज लेना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा पूरी की जाती है, क्योंकि उन्हें तो एक्सप्रेशन लेने होते हैं, वो चाहे टेलीफोन से मिले, चाहे वीडियो कॉलिंग से मिले, चाहे मरीज हमारे सामने हो या उनका लेटर आ जाए, कुछ भी हो, हर ढंग से दवाई को चुनाव किया जा सकता है। क्योंकि फॉर्मेट कोई होता नहीं है केस टेकिंग का। आपके पास थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि हम इस जो भावना है पेशेंट की, उसके फ़ोन में, उसके लेटर में, उसके एसएमएस में, वो क्या है। तो फिर उस भावना को आप बहुत आसानी से जो हमारी रिपर्टरी की भाषा है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो और आराम से दवाई का सिलेक्शन कर सकते हो। तो वो इन वीडियोस को देख के आपको धीरे धीरे आ जाएगी। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि इन वीडियोस को एक कहानी और फिल्म की तरह ना देखो, बल्कि इनको एक सीखने के नज़रिए से देखो। जैसे कि आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, चाहे बेशक आपने 50 साल से प्रैक्टिस आप होम्योपैथी की कर रहे हो, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर भी आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, क्योंकि होम्योपैथी की क्या स्थिति होती है आप इस वीडियो से भी आप समझेंगे कि आखिर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। तो ये मरीज है, इसका फ़ोन 19 सितंबर 2019 को आया था और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 मई 2020 को, लॉकडाउन के दौरान। तो ये मुझे फ़ोन करता है, सर मुझे अपने केस के लिए आपसे कंसल्टेशन लेनी है। तो मैं उससे पूछता हूँ मेरे विषय में आपको कहाँ से पता चला है और आप कहाँ से बोल रहे हो। ये बड़ा कॉमन सा कन्वर्सेशन होता है। रोगी अपना और जगह का नाम बताता है और ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और सरकारी डिस्पेंसरी में काम करता है, वहाँ का ये इंचार्ज। तो मैंने कहा कि अभी मैं आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल और अपनी फीस के बारे में मैसेज करता हूँ, आप मेरी फीस जमा करके फिर शाम को मुझसे बात करना। सर बात करने का टाइम क्या रहेगा? मैंने इसको बताया भी शाम को 6 से 8 बजे आपको बात करनी है, क्योंकि वही मेरा टेलीफोन वाले लोगों के लिए क्लिनिक का टाइम होता है। सर ठीक 6 बजे कर लूं या फिर बीच में कभी या नहीं उठाऊंगा, ये एक अलग बात है। और फिर जब भी मुझको समय मिलेगा नहीं उठाता हूं तो आपको दोबारा फोन नहीं मिलाना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी और जरूरी काम में बिजी हूं। फिर जब भी मुझको समय मिलता है मैं हर मिस कॉल की कॉल बैक जरूर करता हूं, इसलिए बार बार फोन करके मुझ नहीं करना है। ये मैं अपने हर पेशेंट से कहता हूं, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो जनरल पब्लिक का पेशेंट है, क्योंकि मैं बहुत सिंसियरली काम करता हूं। जो वर्ड मैं बोलता हूं कहीं पर भी पूरे जीवन में, ऐसा नहीं कि इसी वीडियो पे, मैं उसका 100% पालन करता हूं। सिंसियरिटी मेरे अंदर जरूरत से ज़्यादा है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं सिंसियर हों तभी वो तरक्की कर सकते हैं। पर कुछ लोग मेरी इस
एडवाइजरी को मानते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग अपना अलग अलग किस्म की प्रतिक्रिया करते हैं। उनकी प्रतिक्रिया का प्रयोग भी मैं उन लोगों के लिए सटीक औषधि चुनने के लिए करता हूं, क्योंकि जिस क्षण से भी रोगी डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर का पहला संपर्क होता है, उसी क्षण से रोगी की केस टेकिंग शुरू हो जाती है। रोगी की प्रत्येक हरकत उसके लिए सही दवाई चुनने में बहुत सहायक होती है। इसलिए केस लेने का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं बनाया जा सकता है। जब भी निश्चित फॉर्मेट में केस लिया जाएगा, वो निश्चित रूप से ही डेड केस टेकिंग होगी। आने की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। फिर भी जो लोग फॉर्मेट से केस टेकिंग करते हैं, उनका भी रिजल्ट आता है, पर हमेशा 100 में से 100 बार वो पार्शियल दवाई ही होती है। तो ये जो फॉर्मेट वाला है, ये एक कृत्रिम आर्टिफिशियल है, जिसके कारण रोगी के लिए दवाई चुनने की जो तरीका है वो भी आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल हो जाता है। लाइव केस टेकिंग जैसे जीवंत प्रतिक्रिया वो नहीं रह जाती। तो एक निश्चित फॉर्मेट के अनुसार कभी भी सही ढंग से केस नहीं लिया जा सकता है। तो मैं अब इसका कन्वर्सेशन बताता हूं, क्योंकि फोन करता है। सर, मुझको बहुत वर्षों से अर्ली इजैकुलेशन एंड रिलैक्स पेनिस की प्रॉब्लम है और इसको 13 साल हो गए हैं। ये जो शब्द मरीज अंग्रेजी में बोलता है, तो मैं उसको वीडियो में अंग्रेजी में ही लिखता हूं ज्यादातर। उसका अपना सिग्निफिकेंस होता है। आपको हर चीज ध्यान में रखनी होती है कि मरीज क्या भाषा बोल रहा है, उसका स्टेटस क्या है। सब चीजों से आप दवाई का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो टोटल पर्सनैलिटी है वो केवल बीमारी तक रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो उसके हर क्षेत्र में रिफ्लेक्ट होती है। चाहे उसकी ड्रेसिंग हो, चाहे परिवार वालों से बिहेवियर हो, चाहे समाज से बिहेवियर हो, चाहे खाने पीने के तौर तरीके हो, उठने बैठने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, भाषा हो, कुछ भी हो, सब कुछ उसकी टोटल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए सब चीजों का महत्व होता है दवाई का चुनाव करने में। तो मैं उससे पूछता हूं भी रिलैक्स पेनिस से क्या मतलब है आपका, जरा खुलकर तो बताओ। सर, एक्साइटमेंट आता है, मूड करता है कि सेक्स करा जाए, पर इतनी देर में ही पेनिस रिलैक्स हो जाता है, एकदम से ढीला पड़ जाता है। जरा सा भी मैं कोशिश करता हूं तो अंदर डालने से पहले ही ढीला पड़ जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है। और कभी कभी ठीक ठाक होता भी है तो कुछ सेकंडों में ही अर्ली एजुकेशन हो जाता है। ये इसकी प्रॉब्लम है। तो मैं उससे पूछता हूं भी आपकी एज कितनी है, क्योंकि हमारे पास 70 और 80 साल के बुढ़े लोग भी इस समस्या को समस्या मानते हैं, जबकि इस उम्र में उन लोगों का एक बार भी ध्यान इधर नहीं जाना चाहिए, पर वो कीड़े की तरह इसमें लिप्त रहना चाहते हैं और इसको बीमारी मानते हैं और इसका इलाज करा के वो अपनी पेनिस को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो ये पशुता है, मूर्खता है। सर, इस समय मेरी एज हो रही है 42 है सर, ये समस्या मुझको 13 सालों से है, मतलब शादी के समय से ही है। मतलब शादी से पहले आपने कभी भी इसको ट्राई नहीं किया था? नहीं सर, ये बात नहीं है। शादी से काफी पहले सर, 1998 में मैंने किसी के साथ करने का मौका मिला था मुझको। उसी समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सब ठीक ठाक हो गया था। ये कैरेक्टरलेस आदमी की निशानी है। ऐसे लोगों की जिंदगी में दुख बने रहना स्वाभाविक है, ये नेचुरल लॉ है। चरित्रवान रहना इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अभी मैं इसकी समस्या को ठीक ढंग से समझ नहीं पाया हूं, इसलिए काफी देर चुप रहने के पश्चात मैं इससे बोलता हूं। अच्छा, तो आपकी शादी को 13 साल हो गए हैं? जी 13 साल हो गए हैं। बोलने का अंदाज इसका ऐसा है जैसे वो कहना चाह रहा है कि शादी को बहुत लंबे 13 साल बीत चुके हैं, मतलब बहुत ही लंबा समय गुजर चुका है। जबकि 13 साल तो 13 साल ही रहने वाले हैं, वो इतने ही होने हैं। कुछों के लिए 13 साल चुटकियों में बीत जाते हैं और कुछों के लिए 13 साल 13 जन्मों के बराबर लगते हैं। तो ये अपनी अपनी फीलिंग होती है। तो इसलिए उसके बोलने बात करने के अंदाज से आप कुछ समझ सकते हो।
कि वो क्या कहना चाह रहा है। सर हम दोनों ही काफ़ी देर तक, मैं काफ़ी देर तक चुप हूँ क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ, अब आपको ये समस्या इतनी पुरानी है तो आपने कभी ना कहीं तो इसका कुछ इलाज वगैरह तो कराया ही होगा। सर मैं शादी के समय से ही इसके इलाज के लिए भटक रहा हूँ, मतलब कि मैं होम्योपैथ पर ही जाता हूँ, फिर ये कई मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टरों के नाम गिनाता है मुझको, और कई लोगों से तो इसने 2 साल से भी ज्यादा समय तक इलाज करवाया था, परंतु कुछ भी कहीं पर किसी से जरा सा भी लाभ इसको हुआ नहीं है। तो एक मशहूर डॉक्टर जो अपने नाम से होम्योपैथिक चलाते हैं और दावा करते हैं कि रोगी के साथ भविष्य में होने वाली हर प्रतिक्रिया को वो प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं या कर देते हैं, उनसे भी इसने लगातार 4 साल तक इलाज करवाया। ये सुनकर तो मैं आश्चर्य से उछल गया, क्योंकि ये बरेली से मुंबई उस डॉक्टर से इलाज करवाने जाता रहा था, पर फर्क नहीं पड़ा। आप खुद अंदाजा लगाएं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर बरेली से मुंबई जा रहा है इलाज कराने के लिए और 4 साल में उसको फर्क नहीं पड़ा, फिर भी जा रहा है, जबकि वो स्वयं भी होम्योपैथ है और सरकारी डिस्पेंसरी का मुखिया है, मतलब ये गवर्नमेंट जॉब में है, इंचार्ज है, वहां का मेडिकल ऑफिसर है ये। पर इसको समझ ही नहीं आया कि होम्योपैथिक दवाई किस प्रकार काम करती है। तो ये जब होम्योपैथ की हालत है तो आप सरकार से फिर भीख ही तो मांगोगे कि हमको कोविड-19 इलाज करने का मौका दो। कौन देगा आपको मौका? आपकी गुडविल तो है नहीं जरा सी भी। ऐसे आदमी की गुडविल कैसे हो सकती है? और ये अकेले इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर होम्योपैथ की यही हालत होती है। इसलिए आपको और हम सब होम्योपैथ को अपने को सुधारना पड़ेगा। तो इसका इलाज करने वाला मशहूर होम्योपैथ भी इलाज के नाम पर इसको मूर्ख बनाता रहा और ये बनता रहा। दोनों इडियट है, वो मक्कार है तो ये मूर्ख है। वो तो मैं इससे पूछता हूं कि आखिर 4 सालों तक बिना किसी भी आराम आए आप कैसे उस डॉक्टर से इलाज करवाते रहे? सर वो कहते थे कि ये बीमारियां हेरिडिटरी होती हैं, डीप माइजमेटिक होती हैं, इनको ठीक करने के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना पड़ता है, इसलिए मैं जाता रहा। ये उसकी लॉजिक है। अब ये डॉक्टर स्वयं भी मूर्ख है। इसके लिए रिपर्टरी में रूब्रिक होता है इम्बेसाइल, अर्थात रोगी को किसी भी स्थिति को सही समझ होती नहीं है। 4 साल तक बिना किसी आराम के सिर्फ आश्वासन के सहारे इलाज करवाए चले जाना सिर्फ मूर्खता ही है। रूब्रिक है इम्बेसाइलिटी। तो अगर इस प्रकार होम्योपैथ की स्थिति होगी तो होम्योपैथिक डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जनता क्यों आएगी? आप खुद सोच लो। अगर रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना होता है तो भी धीरे धीरे ही सही, पर रोगी की स्थिति में परिवर्तन तो आते चले जाना चाहिए। आखिर किस आधार पर अपनी दवाई को वो जारी रखे हुए है? यानी पहले साल कुछ बदले, दूसरे साल कुछ बदले, तीसरे साल कुछ बदले, 4 साल, 5 साल, 10 साल में तो हर साल कुछ सुधार होना चाहिए, और ऐसे तो कुछ हुआ नहीं। तो अचानक क्या कोई बम फटेगा अंदर जो एकदम सुधार हो जाएगा इसको? तो जो कुछ उसने बताया उससे कुछ रूब्रिक मैंने बनाए हैं, मैं बताता हूं आपको। इम्बेसाइल, और दूसरा है डेल्यूजन, होल चार्ज स्मॉल होल अपीयर्स लाइक ए फ्राइटफुल चार्ज। दूसरा डिस्टेंसिस इन एक्यूरेट जजमेंट ऑफ डिस्टेंसिस। तीसरा साइज इन करेक्ट जजमेंट ऑफ साइज। तो इन रूब्रिकों को अगर आप रिपर्टराइज करेंगे तो इसमें अकेली दवाई अगेरिकस आती है। तो पर मैं इससे आगे भी और कंफर्म करना चाहता हूं, तो इसलिए पूछता हूं, अगर वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हेरिडिटी है या जेनेटिक प्रॉब्लम, तो उनको इन सब का कैसे पता चला कि ये आपको हेरिडिटी है? क्योंकि सेक्स संबंधी समस्याएं तो लोग परिवार में आपस में भी शेयर नहीं करते हैं। हेरिडिटी का मतलब ही तो होता है कि परिवार के और लोगों को भी है, या माँ बाप को है, या भाई बहनों को है। तो ये तो कोई बताएगा नहीं आपको आपस में। तो रोगी कहते सर मेरे परिवार में ये समस्या कई लोगों को है। अरे आपको कैसे पता चला कि
और लोगों को भी ऐसी समस्याएं हैं परिवार में। सर मेरी बहन को भी है। सर मैं एंजाइटी की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, ये मेरे बड़े भाई को भी है। तो मतलब पूरे परिवार में ये समस्या है। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। पर एंजाइटी से आपका मतलब क्या है, ये तो समझाओ जरा। सर मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताता हूं कि मतलब सोच कर लगता है कि मेरा वो रुक नहीं पाएगा, मतलब इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा, जल्दी झड़ जाएगा। मतलब कि जब तक सेक्स की फुल अवस्था तक पहुंचेंगे तब तक तो मैं वीर्य को रोक ही नहीं पाऊंगा, वो पहले ही वीर्य निकलकर सब काम खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच सोच कर मुझे बड़ी घबराहट होती है, धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको आधा घंटा सेक्स करने को क्यों चाहिए, तेरा सोचना। डॉक्टर पर तुमको अपनी बहन का कैसे पता चला कि सेक्स का सोचकर उसको भी ऐसा ही होता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, पर उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। जैसे जरा सी भी आवाज सुन लेती है तो घबराहट हो जाती है, किसी का फोन आ जाए तो पैनिक हो जाती है, अगर किसी की डेथ हो गई तो भी वहां पर वो जा नहीं सकती है, वहां खड़ी भी नहीं हो सकती है। पर अच्छा, पर क्या आपको एंजाइटी केवल सेक्स रिलेटेड है या और कहीं भी एंजाइटी होती है? सर नहीं नहीं, मुझे ज्यादा तो सेक्स रिलेटेड ही है, पर बाकी जगहों पर भी मुझको एंजाइटी होती ही है। जैसे मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं, जैसे मुझे अपने अधिकारी के पास जाना है या उनको आना है या कोई और बात हो गई है या उन्होंने मुझको फोन वगैरह कर लिया है तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बात है, जल्दी जल्दी वहां पहुंचूं। तो मैं उससे पूछता हूँ ऐसा आखिर क्यों लगता है, क्योंकि मुझे भी कुछ अकल है कि जब ये बोल रहा है तो पीछे का क्या चल रहा है इसके दिमाग में। क्या अधिकारियों से आपकी कोई अनबन चल रही होती है या फिर पहले से कोई और गड़बड़ी आपने कर रखी होती है? इंसान को खराबी की आशंका को लेकर ही तो घबराहट होती है, कोई वेलकम उसका करेगा, इसको तो घबराहट होती नहीं है। और खराबी आपको तभी करेगा जब आपने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, तो इसका मतलब है कि इसने गड़बड़ कर रखी होती है और वो इसे मालूम है। तो मतलब हर फील्ड में मक्कारी है, बेईमानी है, चाहे वो चरित्र हो चाहे समाज हो। वो आगे, जैसे मैं कभी अस्पताल देर से पहुंचा या मेरे पहुंचने से पहले कभी साहब ने अस्पताल को चेक कर लिया तो बड़ी घबराहट होती है कि अब पता नहीं क्या होगा। मतलब हमारे जिला स्तरीय अधिकारी भी होम्योपैथी होते हैं, BHMS वाले होते हैं, वो कभी भी विजिट को आ जाते हैं। ऐसा होना तो स्वाभाविक है, तो इसमें घबराना क्या है, आप चुस्त रहो। तो मुझे एक डर बना रहता है कि मैं कभी लेट हो गया या लेट हो जाने की संभावना है तो मुझे एक घबराहट बनी रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई चेकअप को ना आ जाए। अगर आपका टाइम शेड्यूल टाइम 9 बजे है तो आप 9 बजे पहुंचोगे तो आपको डर क्यों लगेगा? तो जाहिर बात है कि आप लेट पहुंचते हो, तो ये तो वैसे भी सरकार के प्रति, जनता के प्रति भी बेईमानी है। तो बेईमान आदमी को ब्लेसिंग कहां से मिलेगी? तो ये घबराहट कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जब भी हमको ऐसा होता है कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो जरा सी भी आहट मात्र से हमको घबराहट होने लगती है। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि वेजेस ऑफ सिन इज फियर, अर्थात आपके पाप कर्मों का फल डर के रूप में आपको मिलता है। इसलिए अच्छा है कि आप ईमानदार रहें, जबरदस्ती के ईमानदार नहीं, बल्कि स्वभावतः ही आपको ईमानदार होना चाहिए। आप तभी निडरता से जी सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा अच्छा, तो अगर जिला अधिकारी आपके पहुंचने से पहले आ भी जाएगा तो आपको फिर डर किस बात का लगता है, ये बताओ जरा। सर इसी बात का लगता है कि अब मैं उसके सामने क्या सफाई दूंगा कि मैं क्यों लेट हुआ। बिल्कुल जायज बात है, आपको लेट नहीं होना चाहिए, ये कोई तरीका ही नहीं है किसी भी सरकारी नौकरी में काम करने का। वो तो यही सोचेगा ना कि मैं तो हमेशा ही लेट आता रहूंगा या फिर लापरवाही से काम करता होऊंगा। मतलब कि अब उस अधिकारी के ऊपर है कि वो मेरे इस बहाने को स्वीकार करे अथवा ना करे। तो बहाना बनाने की नौबत आई, इसका मतलब है ये आपने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, तो उसके लिए ही तो सजा होती है। अब मेरे इस बहाने को वो स्वीकार करे अथवा ना करे, ये उसकी अपनी इच्छा है। फिर मुझे डर लगता है कि मेरी नौकरी पर ही कहीं आंच ना आ जाए।
अगर किसी होम्योपैथ की नौकरी चली जाए तो उसको फिर डर किस चीज का होना चाहिए? आप ये बताओ। चली गई तो चली गई। अगर इसका मतलब है कि वो अपनी प्रैक्टिस के द्वारा सरकारी नौकरी के बराबर या उससे अधिक कमा नहीं पाएगा, डर इस चीज का है, तो फिर सरकार भी आपको नौकरी क्यों देगी? काबिलियत ही नहीं है। तो सर कुल मिलाकर मैं ये बात यह है कि मैं स्वयं को इनसिक्योर मतलब असुरक्षित महसूस करता हूं, और मेरे साथ जैसे कोई है या कोई नहीं है, मतलब डेल्यूजन एलोन ऑलवेज ही इज। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में कभी पड़ गया तो मैं उसको फिर संभाल नहीं पाऊंगा, ये डर मुझे होता है। इसका रूब्रिक है डेल्यूजन स्मॉलर इज स्मॉल, डेल्यूजन स्मॉलर बॉडी इज स्मॉलर। अब इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी से बड़ी लगती है। आप स्वयं को प्रॉब्लम के मुकाबले बहुत कमजोर समझते हो, इसलिए आप उस प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर पाओगे, ये मतलब है रोगी। हाँ, मैनेज तो नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि मेरे लोगों से ज्यादा मिलना जुलना मेरा होता नहीं है। अब रोगी यहां कहना चाह रहा है कि उसका कोई खास मित्र है ही नहीं जो समय पर उसकी मदद करे। मतलब है कि वो स्वयं को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। जैसे लोग बाग तो अलग अलग किस्म के अधिकारियों से अपने लिंक बनाकर रखते हैं, पर सर मैं ऐसे नहीं कर, मेरा ऐसा नेचर स्वभाव है नहीं सर। मेरा तो बस ऐसा रूटीन है कि घर से क्लिनिक गए, क्लिनिक से डिस्पेंसरी गए और फिर डिस्पेंसरी से घर चले गए। तो इसका मतलब है कि ये सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, जो कि इलीगल है। सर मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूं। अच्छा, मैं कहता हूं अभी भी थोड़ी देर और बातचीत में से करना चाहता था, इसलिए मैं इधर उधर की बातें करने लगता हूं। हालांकि इतने वार्तालाप से मैं इसके लिए दवाई का चुनाव तो पक्के तौर पर कर चुका हूं, फिर भी मैं आगे बात करता हूं। अच्छा, आपको नींद कैसी रहती है? नींद कोई बढ़िया तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि नींद बहुत लेट आती है। आजकल तो सुबह 2 बज जाते हैं सोते सोते, कभी सुबह के 4 बज जाते हैं, और कई बार तो दिन ही निकल आता है और मैं सो ही नहीं पाता हूं। इसीलिए जब नींद देर से आती है तो मैं फिर देर से सोकर उठता हूं, इसलिए हड़बड़ी में तैयार होकर अस्पताल पहुंचता हूं। इसलिए मेरा रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब ही रहता है। अगर मुझे रात को 10-11 बजे तक नींद आ जाए तो फिर तो मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं, लेकिन नींद आती नहीं है सर। अगर किसी दिन में मैं सो गया तो उस रात को तो पूरी रात जागरण ही हो जाएगा। तो मैं पूछता हूं फिर क्या आपके दिमाग में कुछ चलता रहता है, किसी प्रकार का कोई बोझा बना रहता है जो नींद नहीं आती आपको? नहीं सर, नहीं, नींद नहीं आती है तो भी मैं एकदम बिल्कुल फ्रेश ही रहता हूं, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता हूं, और रात को तो मैं 3-3, 4-4 घंटे तक पढ़ता ही रहता हूं। ब्रेन में कुछ भी दबाव महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे तो नींद बिल्कुल गायब ही हो गई है, एकदम से उड़ गई है, मेरे से दूर दूर तक नींद है ही नहीं। अच्छा, अब मैं इससे कुछ अलग किस्म का प्रश्न करता हूं, जैसे कि अगर आपको अपनी पत्नी की शक्ल सूरत पसंद ना हो तो आप में सेक्स करने की उतनी तीव्र इच्छा होती नहीं है। उसका स्वभाव आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, दोनों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, या पत्नी आपको ताने वाने मारती रहती है, तो वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो व्यक्ति को पत्नी की तरफ आकर्षित नहीं होने देती हैं। इसी कारण से व्यक्ति में सेक्स की इच्छा नहीं होती है, या धीरे धीरे सेक्स की इच्छा मर जाती है। या पत्नी थोड़ा डोमिनेटिंग है, आपको सेक्स को लेकर ताने मारती रहती है, तब भी घबराहट के कारण जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, अथवा पेनिस में स्ट्रेंथ नहीं आती है। ये बहुत सारी मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। कहने का अर्थ है कि सेक्स के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जबकि वास्तव में ये सेक्स नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। मेरे पास ऐसे अनेकों केस हैं जहां पर लोग कई कई महीनों तक भी सेक्स करते ही नहीं है, हालांकि वो अभी भी काफी जवान होते हैं, उनका ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन अगर प्रकृति के सिद्धांत से देखें तो हम लोगों को सेक्स की इच्छा होनी क्यों चाहिए? आखिर रीजन क्या है इसका?
क्योंकि प्रकृति ने ये सेक्स हमको बच्चे पैदा करने के लिए तो दिया है, ना कि मजा लेने के लिए दिया है। और बच्चा पैदा करने के लिए वीर्य का स्त्री की योनि में पहुंचना काफी होता है। वो चाहे एक क्षण में पहुंच जाए, चाहे तो आधा घंटा सेक्स करने के बाद पहुंचे। इसलिए ये सेक्स की समस्या जिसके लिए इधर उधर इलाज करवाते घूम रहे होते हैं, वो असलियत में समस्याएं होती ही नहीं है। इसीलिए होम्योपैथी से तो ऐसे लोगों की इच्छा पूर्ति होना कभी भी संभव होता ही नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक औषधि डिस्टर्ब्ड वाइटल हार्मोनी को रीस्टोर करने का काम करती है, ताकि वाइटल फोर्स अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहकर कार्य कर सके। सेक्स करने की इच्छा बढ़ाना या सेक्स करने का समय बढ़ाना कोई प्राकृतिक कार्य नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। इसीलिए होम्योपैथिक औषधि से कराना कभी भी संभव नहीं है, बल्कि सही होम्योपैथिक दवाई, मतलब जो भी आप इसके लिए सिमिलियम चुनोगे, व्यक्ति की इस अप्राकृतिक इच्छा को ही समाप्त कर देती है, मतलब कि उसको सामान्य कर देती है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में सेक्स इच्छा को एक विकार माना गया है। मनुष्य के 6 शत्रुओं में से सेक्स इच्छा को शत्रु माना गया है। इस पर विजय पाना ही महानता माना जाता है। तो इस पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ब्रह्मचारी शौर्यवान माना जाता है। तो इसको बढ़ाना का तो सीधा मतलब है आप पतन के रास्ते पे जा रहे हो। और होम्योपैथिक दवाई आपको पतन के रास्ते पे नहीं ले जाती है, क्योंकि हनुमान साहब ने तो कहा है कि जब सिमिलियम मिलेगा तो आपका जो रीजन गिफ्टेड माइंड है उसको हायर पर्पज ऑफ लाइफ की तरफ मुड़ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर तो उल्टा सेक्स की इच्छा घट जाएगी अगर आपको सही सिमिलियम मिलेगा। ये नेचुरल तरीका है। और प्रत्येक धर्म शास्त्र में यह भी कहा गया है कि ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को बच्चों समान होना पड़ता है। सेक्स में लिप्त लोग परमात्मा के साम्राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए कुंडलिनी जागृति ही एकमात्र रास्ता है, जो सहज योग के द्वारा होता है और कहीं पर भी किसी भी गुरु के द्वारा संभव नहीं है इस कलयुग में, क्योंकि सदगुरु मिलते नहीं है, होते नहीं है। जो भी सदगुरु हैं वो समाज के बीच में है ही नहीं। जितने भी गुरु समाज के बीच में हैं उनमें से सदगुरु कोई नहीं है, क्योंकि सदगुरु का काम केवल एक होता है, वो अपने शिष्य कहें या जो भी उसके पास आता है परमात्मा को पाने की इच्छा लेकर, उसकी कुंडलिनी जगाकर उसको परमात्मा से जोड़ दे, ना कि समाज में तरह तरह के लेक्चर देकर पैसा कमाए। ये सदगुरु नहीं होते हैं, ये कथावाचक होते हैं। इसलिए ये सिद्ध हो जाता है कि सेक्स की कम इच्छा होना या लिंग में कम ताकत आना या वीर्य का जल्दी निकल जाना कोई रोग नहीं है। इसलिए होम्योपैथिक औषधि इसको कभी भी ठीक नहीं करेगी। तो इस प्रकार की उत्तेजना को बढ़ाना या इसी प्रकार के आवेश को बढ़ाने का प्रयास करना, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, सभी प्रकृति के विरोध में होते हैं। और इस प्रकार के हर प्रयास लोगों को और ज्यादा खराब बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं, यानी उनके अंदर खराब खराब बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें ज्यादातर मानसिक होती हैं। अगर हम लोगों को ये सत्य समझ आ जाए तो हम अपना जीवन भी सुधार सकते हैं और अपने रोगियों को भी उचित सलाह देकर उनके जीवन की अनेकों कठिनाइयों को समाप्त कर सकते हैं। तो होम्योपैथ को ऑलराउंडर होना होता है और सबसे पहले तो अच्छा इंसान होना होता है। मैं अब इससे आगे पूछता हूं, आपकी पत्नी कैसी है? वो एकदम बड़ा एक्साइटेडली जवाब देता है, जैसे उसको पत्नी की बात सुन के तो मजा आ गया। बहुत कोऑपरेटिव है सर, वह तो बहुत कोऑपरेट कर रही है, पर एंगर आना, गुस्सा होना, तो चिड़चिड़ा हो जाना तो सर स्वाभाविक ही है। जब मुझे ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर भी वह बहुत कोऑपरेट करती है सर, इतने साल से तो कोऑपरेट कर ही रही है। अब मजबूरी में कोई काम करना या किसी का साथ देना कोऑपरेट करना नहीं कहलाता, वो तो मजबूरियां कर ही रही है, क्योंकि उसको छोड़ के तो भाग नहीं सकती। अब तो आप केवल सेक्स के मामले में ये सब बात कर रहे हो या फिर किसी और मामले में भी कर रहे हो कि वो कोऑपरेटिव है, या ये कहना चाह रहे हो कि उसने अभी तक आपको कोई धमकी नहीं दी है
ये आपकी समस्या यह आपकी इस समस्या को लेकर वह आपको कोई टेंशन नहीं देती है। वैसे कोई टेंशन वो नहीं देती है, ऐसी कोई थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है सर। पर सर देखकर मुझे भी तो लगता है कि ना कि मेरी वजह से मेरी पत्नी सफर कर रही है, मतलब तकलीफ उठा रही है। अब सेक्स ना करना या करने का मौका ना मिलना कोई तकलीफ उठाना नहीं होता है। तो आगे ये कहता है पर उधर से तो कोई थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब पत्नी इसको थ्रेट नहीं करती है, अगर आपने सेक्स मेरे को अच्छे से संतुष्ट नहीं किया तो मैं ये कर दूंगी। पर मेरा एक ही बेटा है सर, दूसरा बच्चा भी नहीं किया है हमने कि मेरी ये बीमारी सही हो जाए तो फिर हम करेंगे। अगर ये व्यक्ति बच्चा पैदा करने की स्थिति में है तो वो क्यों नहीं कर रहा है? क्या ज्यादा देर तक सेक्स करते रहने की शक्ति होना बच्चा पैदा करने के लिए आवश्यक होता है? या वीर्य का स्त्री की योनि में स्थापित कर देना सेक्स करने का एकमात्र लक्ष्य होता है? चाहे वो 1 सेकंड में के सेक्स करने से संभव हो जाए या व्यक्ति ऐसा करने में तो पूरी तरह से सक्षम है। तो ये सोचना कि मेरी ये बीमारी, हालांकि ये बीमारी है नहीं, सही हो जाए तो बच्चा पैदा करूंगा, ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण सोच है। इसका रूब्रिक होता है इम्बेसिलिटी। तो अभी तो हम एक ही बच्चे के साथ जी रहे हैं सर। जी रहे हैं का मतलब बहुत मजबूरी है जी, एक ही बच्चा है। संतुष्ट ना होना सबसे बड़ा रोग है, ये एक मानसिक विकृति है। अच्छा, मैं इससे पूछता आपका बच्चा कितना बड़ा है? 12 साल का हो गया सर, 13 साल शादी को हुए हैं। आप खुद समझें कि बच्चा कब हुआ होगा। अब इतने लंबे अंतराल के बाद दूसरा बच्चा आप क्यों पैदा करना चाह रहे हो, ये मैं जानना चाहता हूं। सर मुझे तो कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, पर वो तो माँ है, तो उसको लगता है कि मेरा बेटा अकेला है। माँ की तो अपनी भावनाएं होती हैं, और दूसरा लगता है कि दूसरा बच्चा होता तो परिवार पूरा हो जाता। एक बच्चे से भी परिवार तो पूरा हो जाता है, तो अच्छा रहता। इस प्रकार की इच्छाएं रखना ही हमारे दुखों का कारण होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक बच्चे के साथ परिवार पूरा नहीं होता है? मेरे हिसाब से तो होता है। वो भी सर इतना लेट हो गया है ना, बस मैं क्या कर सकता हूं सर, मेरे बस का कुछ था ही नहीं। बस सर मैंने बहुत प्रयास किए, इधर उधर बहुत जगह इलाज करवाए, पर कहीं पर भी कुछ सफलता हासिल नहीं हो पाई, मतलब इसकी सेक्स की पावर बढ़ नहीं पाई, जबकि बच्चा तो ये कभी भी पैदा कर सकता है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आप लगातार 13 सालों से इसका इलाज करवाए चले जा रहे हो, जबकि आप स्वयं एक डॉक्टर हो। तो इस व्यक्ति में डॉक्टर होने का आत्मविश्वास जरा सा भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये स्वयं को बहुत छोटा डॉक्टर तथा मशहूर डॉक्टरों को बहुत ज्यादा बड़ा डॉक्टर समझ रहा है, परंतु इलाज का कुछ परिणाम आपको निकला नहीं है इतने सालों में। तो आखिर ये समस्या इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्यों लग रही है? तो रोगी आगे कहता है समस्या इसलिए बड़ी लग रही है सर, क्योंकि शुरू के तो 5-6 साल तक तो लगा कि अभी भी सही हो जाएगा, अभी भी सही हो जाएगा। जब नहीं हुआ तो इलाज कराने की फिर मैंने सोची। इतने सालों तक रिकवर नहीं हुआ, मतलब कि सेक्सुअल स्ट्रेंथ नहीं आई, तो इसका असर मेरी पत्नी पर पड़ने लगा। वो नाजायज ही परेशान हो रही है। सेक्स ना करना या ना मिल पाना जरा सा भी परेशानी का कारण नहीं होता है, ये हमारी अपनी मानसिक विकृति है। मतलब कि उसका तो इसमें कोई कसूर है नहीं सर, ये कहना चाहता है। मतलब कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी को सेक्स में संतुष्ट नहीं कर पाता है तो ये समझता है कि कसूर इसका है, बेचारी पत्नी बिना किसी गलती के परेशानी भुगतने के लिए मजबूर है। ये आगे कहते हैं मुझे लगता है कि इतने तनाव में रहने के कारण पत्नी को कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। क्या कहें, कोई कमेंट करने के मन तो करता है, पर मैं सामाजिकता के कारण चुप हो जाता हूं। अब सेक्स ना मिलने से उसको बीमारी कैसे बनेगी, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। हालांकि सेक्स तो करते हैं। फिर रोगी बताता है सर सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर कॉजेज वेरियस डिजीज। अब ये हिंदी बोलने वाला आदमी अंग्रेजी में क्यों बोलता है
ये अपनी बात को जोर देना चाहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सर हम 4-6 महीने तक भी नहीं कर पाते हैं तो उसको अपनी इच्छा को दबाना पड़ता है। उसकी इच्छा तो सेक्स करने की होती ही है। वो मुझे कहती भी रहती है कि मैं आपके सही होने का कब तक इंतजार करूं, कितने साल तो तुम्हें बीमार रहते हो गए हैं। वो सब बातों को समझती भी है सर, पर जब वो गुस्से में होती है तो खूब जोर जोर से बकती है इस बात को लेकर कि तुम्हारी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया। उसने दिमाग में एक बात घर कर गई है कि मैंने उसको धोखा दिया है, और मैं उसको बहुत विश्वास दिलाता हूं कि मैंने उसको धोखा नहीं दिया है, पर मुझको पता ही नहीं था कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये तो इसको नहीं पता था, पर और बहुत सारी बातें इसको पता थी। शादी से पहले आप सेक्स कर रहे थे, अपनी भावी पत्नी को धोखा नहीं दे रहे थे, तो वो क्या दे रहे थे? आप पत्नी तो वर्जिन चाहते हो, पर खुद आप वर्जिन हो नहीं, तो ये धोखा नहीं तो क्या है? क्या आपने पत्नी को बताया कि शादी से पहले आपने सेक्स किया था? तो क्या वो लड़की आपसे शादी करती? नहीं करती ना, तो धोखा तो दिया। इसी कारण शास्त्रों में शादी से पूर्व सेक्स करने को इजाजत नहीं दी गई है। चलो और आगे बोलता है, मैं उसको बहुत विश्वास दिलाता हूं कि मैंने उसको धोखा नहीं दिया है, पर मुझको पता ही नहीं था कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। शादी से पहले जो सेक्स किया है वो धोखा ही है। शादी से पहले मुझको घबराहट भी होती थी, धड़कन भी होती थी, हाथ पैर भी कांपते थे, पर मुझे ये कभी भी पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम मेरे सेक्स तक को भी प्रभावित कर देगी। यानी ये खाली सेक्स सा बीमार नहीं है, ये नर्वस सिस्टम बहुत बुरी तरह से डैमेज है, जो इसका खानदानी रोग है। 4 साल से तो मैं डायबिटिक भी हूं सर। ये ओवरऑल हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस मैं थोड़ा सा मोटा हूं। मुझे बीपी वगैरह कुछ नहीं है, बाकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या मुझको नहीं रहती है, बस प्यास बहुत लगती है। अब ये तो डायबिटीज का ही एक लक्षण है। गर्मी ज्यादा लगती है, मुझको नंगे फर्श पर लेटना बहुत अच्छा लगता है। आप ये समझ लो कि एसी होगा तो भी मैं चादर ओढ़ना नहीं चाहूंगा। ये सब बातें तो आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, पहले से ही जुड़ी हुई हैं। इससे तो हमारी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनता है। ये थर्मल शर्मल से नहीं बनता प्रिस्क्रिप्शन, उसको मतलब मूर्खता है ये। पर ये जानना चाह रहा हूं कि इसको अलावा भी आपके दिमाग पर क्या बोझा रहता है? रोगी एकदम बोलता है, सेक्स को लेकर ही है सर, और बचपन से ही मुझे सेक्स की डिजायर बहुत ज्यादा रही है। आप यह कह सकते हैं कि मैं बचपन से ही मैं बड़ा कामुक विचारधारा का रहा हूं। ये कोई गुण नहीं है, बल्कि मानसिक विकृति है, जिसे ये गुण के रूप में ले रहा है। अच्छा, अभी तक जितने भी होम्योपैथ से आपने इलाज करवाया है, उन्होंने तुमको क्या क्या दवाइयां खिलाई हैं, जरा मुझे बताओगे? हाँ सर, हाँ, काली म्योर, कैलकेरिया म्योर, लाइकोपोडियम, बराइटाकार्ब, नेट्रम म्योर, ये और बहुत सारे नाम गिना रहा है, एक एक करके याद करके गिना रहा है। तो ये एक एक दवाई का नाम बहुत ज्यादा याद कर करके मुझको बता रहा है। इसका मतलब है कि इसने अनेकों दवाइयां खाई हैं, परंतु ये सबके नाम बताने में झिझक रहा है। तो क्या वो आपको दवाई का नाम बता देते थे? क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर तो ज्यादातर बताते नहीं, अंदर तो डर ही छुपा होता है कि नाम बता दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, पोल खुल जाएगी। हाँ सर, बता देते थे। ये इतने जोश और फुर्ती से बोला कि जिससे सिद्ध होता है कि वो 4 साल इलाज करवाने के बाद भी कोई भी सुधार न होने के बावजूद भी ये उनका प्रशंसक है, उन डॉक्टरों का जिससे इलाज कराया है, और उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। अच्छा, बाकी आपने भी अपनी समझ से भी तो काफी सारी दवाइयां खाई होंगी ना? नहीं सर, जब मैंने इन बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना शुरू किया तो मैंने कोई दवाई नहीं खाई। और दूसरी बात यह है कि आप अपने लिए सही दवाई का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है, या कहूं तो अपने लिए सही दवाई का चुनाव करना असंभव होता है, इसलिए मैंने नहीं खाई। फिर ये काफी समय चुप रहने के पश्चात फिर बोलना शुरू करता है,
सर मेरे दिमाग में हर समय सेक्स की समस्या को लेकर ही बातें घूमती रहती हैं। अच्छा, क्या बात घूमती रहती है आपके अंदर? मेरा बचपन से ही सेक्स की तरफ बड़ा रुझान रहा है। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। जब आप सेक्स मानसिक रूप से मतलब मेंटल सेक्स करते हो तो फिजिकल सेक्सुअल पावर आपकी खत्म हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है मेंटल सेक्स का? जैसे पॉर्न देखना, मन में सेक्स के विचार चलाए रखना, तो फिर आपकी ये पावर खत्म हो जाएगी। आगे बताता है, मेरे मन पर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं रही है कभी भी। जैसे कोई भी लड़की है, छोटी है, बड़ी है, कोई औरत है, कोई बुढ़िया है, किसी भी उम्र की हो सर, सुंदर हो, बदसूरत हो, मेरी सोच हमेशा उसके साथ सेक्स करने की ही होती रहती है। मेरा सोच हमेशा सेक्स पर ही टिका रहता है। तो ऐसा इसको कहते हैं मेंटल सेक्स। ऐसे आदमी को फिजिकल सेक्स करने की पावर रहती नहीं है और मानसिक विकृतियां बहुत ज्यादा लग जाती हैं। तो सोच रहती है या फिर आपने कभी किया भी है? सर बचपन से ही जब भी मुझको किसी भी लड़की से या महिला या किसी भी तरह का कोई संपर्क हुआ है किसी भी महिला वगैरह से, या फिर मुझको कोई मौका मिला, तो फिर मेरा पूरा ध्यान उससे सेक्स करने में ही लगा रहता था और अभी भी लगा रहता है सर। मतलब कई मौका पर आपने सेक्स किया है? नहीं सर नहीं, पर मुझको केवल एक ही बार सेक्स करने का मौका मिला। मौका मीन्स लॉटरी लग गई अब तो। और उस समय सेक्स करने में मुझको कोई समस्या नहीं आई थी और मेरा दिमाग हमेशा ही रहता था कि लड़की या महिला से सेक्स करो, उसको हर तरह तरह से उसका एंजॉय करो, मौज करो, बस बाकी और किसी प्रकार का उससे संबंध मत रखो। तो ये बड़ा साधु संत होने का लक्षण है या बहुत ही ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी होने का लक्षण है? तो फिर क्यों नहीं परमात्मा की तरफ से, प्रकृति की तरफ से इसको सजा के रूप में कुछ दिया जाए? अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि भाई इसके व्यक्तित्व को मैं कैसे समझा जाए। रोगी आके कहता है, सर मैस्टरबेशन में हमेशा से करता रहा हूं। मैं लगभग इसके व्यक्तित्व को समझ तो चुका हूं, परंतु रोगी से मैं इसको और कंफर्म भी करा लेना चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं असलियत में वो है या नहीं है, या मेरे अपने दिमाग का वहम है। मुझको तो ऐसे समझ आ रहा है डॉक्टर साहब कि आपको अभी वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। हाँ सर, हाँ, बहुत बड़ी नजर आ रही है। इतनी समस्याएं इसलिए लग रही हैं कि इतने लंबे समय तक इलाज करवाते रहने के बावजूद भी मेरी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, इसलिए बड़ी लग रही है कि सेहत पर कुछ ना कुछ खराब असर तो होगा सर इतना। अब जिसको ये व्यक्ति समस्या मान रहा है, हालांकि वो कोई समस्या है नहीं, केवल चरित्रहीनता है, कैरेक्टरलेसनेस है। आगे बताता है ये, सर वैसे परिवार में मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है सर। भगवान की दी हुई बड़ी अच्छी बीवी है, अच्छी नौकरी है, पैसे की जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना मकान भी है, कहीं से भी मैं जरा सा भी कोई किसी तरह की समस्या मेरे पास नहीं है। मैं बहुत मेहनती भी हूं, बहुत मेहनत भी करता हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता हूं, बहुत अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता हूं। परंतु मैं अपनी एंग्जाइटी, फियर, अर्ली एजैकुलेशन, ये मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि इनको लेकर, इन समस्याओं के कारण मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं सर। मेरी जिंदगी एक जगह ठहर कर रह गई है। ओ क्या बात है। आगे जारी रखता है अपना वार्ता। ये काफी चुप रहने के बाद फिर बोलना शुरू करता है। जब मेरे भाई की शादी हुई, अब इसकी महानता देखिए, तो मैं बहुत ही छोटा था, लगभग 6 साल का था मैं। उस उम्र में भी मेरा मन करता था कि मैं अपनी भाभी के साथ सेक्स करूं। 6 साल का बच्चा। अभी तो 40 साल पहले तो 6 साल के बच्चे को समझ नहीं होती थी, आजकल तो होती है।
पर ये उतना एडवांस था उन दिनों भी। तो बहुत ही छोटी आयु से, मतलब कि जब बच्चे को इसकी जरा भी समझ नहीं होती है, तभी से मैं सेक्स और केवल सेक्स ही सोचता था। मेरे दिमाग में दूसरी बात आती नहीं है सर। मतलब कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस समस्याओं ने आपकी लाइफ को जैसे अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, समस्याएं कुछ करने नहीं दे रही हैं आपको। हाँ सर, हाँ, मुझे यही लगता है कि इन समस्याओं की ग्रिप या चंगुल से मैं निकल नहीं पा रहा हूं और इसी कारण से मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है मेरी। मतलब जैसे क्या करने की इच्छा होती है डॉक्टर साहब? जैसे कि मैं अपने क्लिनिक का समय बढ़ा लूं और ज्यादा मेहनत करूं, जैसे अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसको किराए पर देकर कुछ बिजनेस वगैरह कर लूं। मैं कर सकता हूं सर। मेरे दिमाग में एक ही खटका रहता है कि मेरी ये सेक्स की समस्या ठीक हो जाती तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होती, मैं कितना आगे बढ़ सकता था। इसके अलावा मेरे जीवन में कोई भी समस्या है ही नहीं। अब सेक्स तो रात को बेड में करना होता है, पूरे दिन तो काम धंधा बिजनेस ही करना होता है, तो उसमें कहां सेक्स आड़े आता है? पर इसका तो दिमाग वहीं अटका हुआ है। ठीक है, मैंने दवाई का सिलेक्शन आपके लिए कर लिया है। अब मैं इसको बताता हूं कि आपको जो भी समस्याएं वो एक ही बार की दवाई से पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी, परंतु ऐसा भी नहीं होगा कि मैं और डॉक्टरों के समान मैं आपको 4 साल तक आपका इलाज करता ही रहूंगा फिर भी कोई आराम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, ये तो पक्का है। मैं तो अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पा रहा हूं कि एक मरीज, और वो जो स्वयं एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, कैसे बिना किसी आराम आए 4 साल तक एक डॉक्टर से अपना इलाज करवाता रहा और वो करता रहा। रोगी आगे बताते, सर बस अपना फेथ है सर। ये फेथ नहीं है, ये 100% मूर्ख होने का सबूत है। सर फेथ है सर, मैं उससे जिससे इलाज ले रहा हूं उसको स्वयं से बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट मानता हूं और उस डॉक्टर के सामने अपनी हर चीज खोल कर रख देता हूं ताकि इलाज करने वाला डॉक्टर आसानी से सही दवाई का चुनाव कर सके, जो कि वो 4 साल में नहीं कर पाया था। परंतु जब कुछ भी नहीं हो पाता तो मैं डॉक्टर को दोष नहीं देता हूं। मैं सोचता हूं कि ऊपर वाले ने जब मुझको ये बीमारी दी है तो अब मैं ऊपर वाले को तो क्या कह सकता हूं सर। अच्छा, मैं बोलता हूं, अभी मैं आपको दवाई का नाम बता रहा हूं। आपको एगेरिकस 30 लेनी है। अभी हम छोटी पोटेंसी से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे समय और आवश्यकता अनुसार पोटेंसी को बढ़ाते रहेंगे। सर तो फिर मैं क्या पोटेंसी लूं? अभी आप एगेरिकस 30 लो। क्या मैं केवल एक ही खुराक खाऊं? नहीं, सिंगल डोज से मैं इसको बता रहा हूं, सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा। कम से कम आप 3 दिनों तक खाकर फिर मुझको बताओ। लेकिन अगर पहली खुराक से ही आपको कुछ असर दिखने लगे, कहीं पर भी ऐसा लगे, मतलब ये नहीं कि आपको सेक्स में सुधार आ जाएगा, पर कहीं पर भी कुछ असर लगे तो आपको अपने मन पर, शरीर पर कहीं भी सुधार दिख सकता है, तो उसी वक्त दवाई बंद करके मुझको फिर रिपोर्ट करनी है। मैं इसको ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं इसको होम्योपैथिक के सिद्धांत भी इलाज के साथ साथ सिखा सकूं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसके साथ ही, केस के साथ ही इसको सिखाया जा सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं। धन्यवाद सर। अब इसने मेरे को धन्यवाद कर दिया, मैंने दवाई बता दी। अब इसके मैंने क्या रूब्रिक लिए थे, हालांकि बीच बीच में मैं आपको बताता रहा हूं, पर अभी मैं दोबारा आपको पढ़ के बता रहा हूं। एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, delusion body diminished is, delusion enlarged distances are enlarged, delusion enlarged objects are enlarged, delusion whole chasm small hole appears like a frightful chasm, delusion small body is smaller, delusion water spoonful of water seems like a lake, imbecility साइज, इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ साइज। तो इसके आधार पर मैंने इसको दवाई दी।
तो एक हफ्ते के बाद ये फिर फोन करते हैं 26/9/2019 को। सर, अगैरिकस की 3 खुराक खाने के बाद मुझे अपने आप में काफी हल्का हल्का सा महसूस हुआ, कुछ सुधार महसूस हुआ। आपको क्या सुधार महसूस हुआ था, थोड़ा खुलकर बताओ। सर, नींद में सुधार महसूस हुआ। पहले नींद पूरी पूरी रात नहीं आती थी, अब तो 1 से 2 बजे के बीच मुझे नींद आने लगती है और अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आना मानसिक शांति का सूचक है और ये सही सिमिलिमम होने का पक्का सबूत है। और दूसरी अच्छी बात ये हुई कि सर कि मुझे थोड़ा सेक्सुअल एक्साइटमेंट आने लगा है, परंतु अभी भी पत्नी के साथ जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। रोगी अभी काफी प्रसन्न प्रतीत हो रहा है मेरे से। फिर मैं इससे कहता हूं, पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा लगता रहता था कि समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, उसके सामने आपका सामर्थ्य बहुत छोटा है। मैं इतने दिनों से इस समस्या से जूझ रहा हूं, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। ये समस्या बहुत ही विकराल महसूस हो रही थी। वो सब कुछ कैसा है? सर, अब दवाई खाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं अब सुधर सकता हूं। अब एक आशा बन गई है कि सब कुछ अच्छा हो सकता है। अब डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये होता है सही सिमिलिमम। 4 साल नहीं लगाए हैं, ये 4 मिनट में हो गया है। ऐसा मन करता है कि अभी पत्नी के पास चला जाऊं और फिर लगता है कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा और रहने देते हैं, थोड़ा और सुधार होने देता हूं। मुझे लगता है कि उनके पास जाने से कभी उनको कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो, इसलिए उनको प्रॉब्लम से बचाने के लिए मैंने अभी कोशिश नहीं करी है। तो मैं इसको कहता हूं भाई, अभी आप रूटीन दवाई अपनी खा लो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोगी बहुत ही ग्रेटिट्यूड के भावना से मुझे धन्यवाद कर रहा है। तो फिर ये 22/10/2019 को मेरे से बात करते हैं, लगभग 20-25 दिन के बाद ही। रोगी काफी ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि अब वो सब कुछ कर पा रहा है। डर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसके बाद उत्तेजना में रोगी बताने लगता है कि मैंने इतने बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टरों से 4-4 साल तक इतनी महंगी फीस देकर इलाज करवाया। 3-3 घंटों तक वो मेरा केस लेते थे, फिर भी परिणाम यानी रिजल्ट तो 0 ही रहता था। मैं इसी आशा में इलाज करवाता चला गया कि इन डॉक्टरों का ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, परंतु मेरी बीमारी ही तो बहुत भयानक है, तो ये सही कर रहे होंगे। और सर, जब मैं उनसे पूछता था कि मुझ में सुधार क्यों नहीं हो रहा, तो वो कहते थे कि ये तो माइजमेटिक समस्याएं होती हैं। हालांकि माइजमेटिक नाम की ये बकवास होती नहीं है। इसे दिमाग से सभी होम्योपैथ को निकाल देना चाहिए। माइजमेट क्या होता है ये मैं यहां नहीं बता सकता, पर ये हनुमान साहब ने किसी और चीज को कहा है, वो समझना है। वो कहते थे सर ये माइजमेटिक समस्या होती हैं, जेनेटिक होती हैं, इनमें सुधार बहुत धीरे धीरे होता है। अच्छा, मैं पूछता हूं कि सुधार अगर धीरे धीरे भी होता है तो कम से कम 1 साल में थोड़ा बहुत सुधार तो दिखना चाहिए, नहीं चिकना चाहिए, और अगले साल उससे थोड़ा और ज्यादा सुधार दिखना चाहिए। इस प्रकार समय के साथ सुधार की मात्रा बढ़ती रहनी चाहिए या नहीं बढ़ती रहनी। आप ही तो कह सकते हो कि एक ना एक दिन आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, परंतु इस रोगी को ये बात कभी भी समझ आई ही नहीं, क्योंकि अगैरिकस रोगी जो होता है वो इम्बेसाइल होता है, मंद बुद्धि होता है, परंतु अपने आप को वो समझता महान है। ये जो अपोजिट चीजें हैं ये इसको जीने नहीं देती हैं। रूब्रिक होते हैं इसके इम्बेसिलिटी, फूलिश बिहेवियर, डेल्यूजन, ग्रेट पर्सन ही इज। एक मूर्ख और महान का एहसास बहुत खतरनाक होते हैं इंसान के लिए। रोगी कहता है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मेरे से फोन पर केवल 10 मिनट तक बात करी और तुरंत ही बिना रिपोर्टराइज करे दवाई का नाम भी बता दिया, और दवाई खाने के अगले दिन से ही मुझे अपना मन और शरीर दोनों में बहुत ज्यादा सुधार भी महसूस होने लगा। ये तो बहुत कमाल और आश्चर्य है मेरे लिए। तो इसी आश्चर्य को सारे होम्योपैथ करने लग जाएं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसलिए आपका सबका फर्ज है कि हर होम्योपैथ के साथ इन वीडियो को शेयर करें और बार बार देखें। तो ये आगे बताता है,
वरना हम तो आज तक यही मानते थे कि जी होम्योपैथिक बहुत ही धीरे असर करती है, और जो दवाई हम आपने हमारे लिए प्रिस्क्राइब करी यानी अगैरिकस, वो तो कभी भी इस बीमारी में देने के लिए कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर सोच भी नहीं सकता है। वो तो मैं भी जानता हूं नहीं सोच सकता है। मैं इसको समझाता हूं, डॉक्टर साहब सही होम्योपैथी किसी को आती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पुस्तकों में जो कुछ लिखा गया है वो गलत है। मतलब कि हमको शुरू से ही गलत होम्योपैथिक पढ़ाई जाती रही है, तो हम अच्छे होम्योपैथ बनने की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इसी कारण कुछ होम्योपैथ के द्वारा आयोजित सेमिनारों में काफी भीड़ जुटती है इससे, ताकि वहीं से कुछ मिल जाए, कॉलेज से तो मिला नहीं। यानी कि ऐसे आयोजक काफी सारा पैसा इन होम्योपैथिक डॉक्टरों की अज्ञानता के कारण कमा लेते हैं, और सेमिनार वेबिनार वगैरह करने का उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही होता है, ना कि दूसरे होम्योपैथ को एजुकेट करना होता है। इसी कारण से उन लोगों ने अलग अलग नामों से तरह तरह की होम्योपैथी शुरू कर दी है। अगर वो लोग अपने होम्योपैथी के ज्ञान को समाज में ईमानदारी से अगर बांटना चाहते हैं, तो वो लोग भी मेरी तरह वीडियो बनाकर सबको फ्री देखने के लिए क्यों नहीं दे देते। ऐसा करने से उनका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, बस थोड़ा नहीं बहुत सारी मेहनत तो लगती है, और फिर भी सेमिनार ऑर्गेनाइज करने से कम लगती है। इन वीडियो के माध्यम से लोग अपने घरों में बैठकर अपनी इच्छा अनुसार होम्योपैथी सीख कर समाज में रोगियों का इलाज कर सकते हैं। इससे तो होम्योपैथी की साख घर घर पहुंच जाएगी। समाज को अच्छा स्वास्थ्य देने का यही एकमात्र तरीका है। इसीलिए मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि एक एक वीडियो बनाने में लगभग 100 घंटे मेहनत करता हूं। और अगर कोई होम्योपैथिक 4 साल तक एक इतने मशहूर होम्योपैथ से अपना इलाज करवाने पर जरा सा भी लाभ महसूस नहीं कर पा रहा है, तो इससे उस होम्योपैथ का भी बराबर का ही कसूर है जो अपना इलाज इससे बिना किसी लाभ के भी मशहूर होम्योपैथ से करवाता रहा। मतलब बिल्कुल साफ है कि इस रोगी होम्योपैथ को भी होम्योपैथी का मामूली से मामूली ज्ञान भी नहीं है। इस कारण से होम्योपैथी की समाज में ऐसी दुर्दशा है। तभी तो कोविड-19 का इलाज करने के लिए सरकार से भीख मांगते घूम रहे हैं हम लोग। खैर, और एलोपैथी के पास इलाज ना होने के बावजूद भी पूरे दुनिया की सरकारें उनके लिए जी जान से पैसा जुटाने में लगी हुई है, हर संभव मदद कर रही है। ये इसलिए है क्योंकि उनका जो गुडविल है समाज में पहले से बहुत अच्छी है, उन पे भरोसा किया जाता है। होम्योपैथ पे डिपेंड नहीं रहा जाता है। होम्योपैथी पे जब इलाज कराने आते हैं बहुत सारे लोग, तो ट्राई करने आते हैं। तो मैं अपनी चर्चा इससे जारी रखता हूं, और फिर बड़े उत्साह में आकर ये बोलना शुरू करता है, सर मुझे लगता था कि शायद मैं ही अपना केस उनको सही ढंग से नहीं दे पाता हूं, और वो कहते भी थे कि मैं सही जानकारी नहीं दे रहा हूं, आपको कुछ छुपा रहा हूं डॉक्टर से, इस कारण से शायद सही दवाई का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसको समझाता हूं आगे। रोगी हमेशा ही सही बात बताता है, क्योंकि रोगी की जितनी समझ है अथवा जो कुछ उसका मूलभूत स्वभाव है या रोगी को जितनी भी जानकारी है, वो उसी के अनुसार तो डॉक्टर से बात करेगा, या कोई होम्योपैथी पढ़ के थोड़ी आएगा अपना इलाज कराने। अब रोगी की इस मानसिकता को समझाना डॉक्टर का काम है। अगर डॉक्टर ये समझता है कि रोगी कुछ छुपा रहा है, खुलकर बात नहीं कर रहा है, तो भी डॉक्टर को ये समझ जाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो डॉक्टर आसानी से रोगी के उस स्वभाव के अनुसार दवाई का चुनाव कर सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर रोगी को डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं आ रहा, तो इसमें 100% गलती डॉक्टर की होती है, मरीज की कभी भी नहीं होती है। इसलिए डॉक्टर तरह तरह के बहाने बना रहा है, क्योंकि डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहा है कि रोगी का रोग लाइलाज है, अतः वो किसी भी औषधि से सही नहीं होगा, अथवा रोग किस हद तक सही हो सकता है ये डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रही है। अगर डॉक्टर अपनी स्पष्ट सोच वो समझ रखता है, तो वह रोगी को स्पष्ट रूप से बता सकता है कि रोगी को किस हद तक लाभ होगा या बिल्कुल लाभ नहीं होगा,
अथवा उसको किसी अन्य पैथी से, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सर्जरी वगैरह, कहां से आराम आएगा ये डॉक्टर बता देना चाहिए होम्योपैथ को। तो होम्योपैथिक डॉक्टर को ये मरीज को स्पष्ट बता देना चाहिए, पर वो बताएगा तो तब जब उसको खुद समझ आएगी। या तो डॉक्टर को इन सब बातों की समझ ही नहीं होती है, अथवा डॉक्टर अपनी किसी संकोचवश अथवा अपने लालचवश रोगी को स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। इससे रोगी का और होम्योपैथी की साख दोनों का बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए डॉक्टर को हमेशा ही पूर्ण ईमानदारी से काम करना चाहिए। मतलब कि कुछ होम्योपैथ को इतनी अकल होती ही नहीं है कि वो रोगी को सही जानकारी दे पाए, परंतु ऐसे होम्योपैथ ये मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कि वो रोगी की समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, अथवा रोगी का इलाज होम्योपैथी से नहीं हो पाएगा। रोगी आगे बताता है, सर कोई भी होम्योपैथ रोगी को दवाई का नाम नहीं बताता है। आपने तो स्पष्ट रूप से मुझको दवाई का नाम भी बता दिया, दवाई बता दी, सब कुछ बता दिया, आपने तो कुछ छुपाया नहीं। मैं इसको बताता हूं, वो इसको इसलिए छुपाते हैं क्योंकि उनमें स्वयं ये आत्मविश्वास नहीं होता कि वो जो रोगी को दवाई दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। अगर रोगी को दवाई का नाम पता होगा, पता लग गया और उसको आराम नहीं आया, तो वो तो फिर रोगी डॉक्टर को कुछ ना कुछ बोल सकता है ना। परंतु मेरा तो सब कुछ खुला हुआ है, मैं तो रोगी को दवाई का नाम स्पष्ट रूप से बता देता हूं, क्योंकि मुझको अपने प्रिस्क्रिप्शन पर पूरा भरोसा होता है। सर इस तरह से मुझे लग रहा है कि हम होम्योपैथ को होम्योपैथी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हाँ सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, 10-12 साल बाद तो मेरे ये वीडियो ही सही होम्योपैथी सीखने के लिए इन डॉक्टरों को देखने पड़ेंगे। ये वीडियो हर देश में देखे जाएंगे, मुझे मालूम है ये अच्छे से। तो वो बहुत ही कृतज्ञतावश पूर्ण ढंग से मुझको धन्यवाद और नमस्कार कहता है। फिर 30-10-19 को फोन करता है ये, सर मुझे कल एक प्रॉब्लम हो रही है कि जब कल मैं सोया तो मुझे एक सपना आया। ऐसा सपना मुझे पहले भी कई बार आ चुका है कि मैं सेक्स करने जा रहा हूं परंतु कर नहीं पा रहा हूं, मैं बार बार अनसक्सेसफुल हो रहा हूं। मैं ऐसा सपना जब भी देखता हूं तो 2-3 दिनों तक काफी परेशानी हो जाती है, क्योंकि जब भी मैं पत्नी के पास जाता हूं तो फिर मैं कर नहीं पाता हूं। अभी ऐसा सपना आपके इलाज के बाद जल्दी जल्दी कई बार आ चुका है। मैं पूछता हूं फिर से, तो क्या ये सपना इतनी जल्दी जल्दी पहले नहीं आता था आपको? पहले तो कभी कभी 6 महीने बाद ही आता था। अच्छा चलो मैं कहता हूं अच्छा अगैरिका से एक बार दोबारा खा लो। अब रिपीट करिए हमने इसकी। फिर ये 19 नवंबर 2019 को फोन करता है। तो ये फोन करके बताता है कि सर अभी भी मेरा इजैकुलेशन प्रॉपर 4 प्ले से पहले ही हो जाता है। तो मैं पूछता हूं तो आपके मन की स्थिति कैसी है, मतलब डर वगैरह कैसा है? तुरंत ही बड़े जोश में ये जवाब देता है, हाँ सर उनमें तो काफी कमी आई है सर, और मुझको सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी हो रहा है। पर पहले मेरा इजैकुलेशन 4 प्ले पर नहीं होता था, पर अब 4 प्ले पर ही हो जाता है। अगर एक बार ऐसा हो गया तो वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, परंतु मैं आपके मन और शरीर की संपूर्ण स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं कि वो अब कैसी है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? हाँ सर बदलाव आया है, जरूर आया है। जो मुझे एक डर बना रहता था कि पत्नी को कोई बीमारी ना हो जाए, वो अब मेरे दिमाग में नहीं आता है, वो तो बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल ही गया है। पहले तो मैं पत्नी के पास जाने का ख्याल आने से ही मेरी हिम्मत खत्म होने लगती थी, पर मुझे कुछ हिम्मत होने लगी है। वो डर नहीं लग रहा है मेरे अंदर, ओ चलो करते हैं। पर करने की नौबत नहीं आती है, वो 4 प्ले के समय ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो मैं डॉक्टर इसको मतलब मैं बोलता हूं, इस अर्ली इजैकुलेशन की समस्या को तो मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकता हूं डॉक्टर साहब। ये कोई बीमारी होती नहीं है, हमारी अपनी धारणा है कि ज्यादा देर तक सेक्स चलना चाहिए। इस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाना होगा, और ये काम होम्योपैथी कभी भी करवा नहीं सकती। तो इसके लिए आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा। जो आपके मन का रोग था, असली रोग था, डरना, अपने को छोटा समझना, 24 घंटे सेक्स की तरफ ध्यान लगाए रखना, वो सब आपका ठीक हो गया है, वो ही काफी था।
तो रोगी आगे बताता है, सर उस समय मुझको इतनी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि जैसे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मतलब कि इजैकुलेशन को, वीर्य को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि मैं ज्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाऊंगा। टाइम ही नहीं लगता है सर, अंदर डालते ही वीर्य निकल जाता है। कुछ करने का प्रयास करें वो तो उससे पहले ही झड़ जाता है, सारा खेल खत्म हो जाता है सर। मतलब मुझे अपने ऊपर जरा सा भी कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि मैं थोड़ी देर भी वीर्य को रोक पाऊंगा। चलो, सेक्स करना, स्त्री की योनि में लिंग डालकर मजे लेते रहना ही प्रेम करना नहीं होता है। स्त्री की योनि में पुरुष का वीर्य स्थापित कर देना ही सेक्स के लिए आवश्यक होता है। परमात्मा ने केवल इसी कार्य के लिए ये क्रिया बनाई है, ये घंटों सेक्स में लगे रहने के लिए नहीं बनाई है। प्रकृति के नियमों को अगर हम समझ लें तो हम सुखी हो जाते हैं, परंतु हम मनुष्य इसके इतने गुलाम हो जाते हैं, मतलब सेक्स के, कि हम ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक इसको एंजॉय करते रहना चाहते हैं और इसी में लिप्त रहना चाहते हैं। परंतु व्यक्ति के लिंग में इतनी शक्ति आ रही है कि वो अपना वीर्य स्त्री की योनि में स्थापित करवा सके, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है, उसको इलाज की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी इलाज की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वयं को, अपनी पत्नी को सेक्स का वास्तविक स्वरूप समझने और समझाने की आवश्यकता है। व्यक्ति की इसी कमजोरी या कहें कि नासमझी को हवा देकर लाभ उठाने वाले अनेकों डॉक्टरों ने, नीम हकीमों ने सेक्स शक्ति बढ़ाने की दवाइयों का प्रचार करना शुरू कर दिया और बहुत सारा पैसा वो बनाते हैं इन मरीजों की इसी नासमझी के कारण। तो ये पूर्णतः अप्राकृतिक काम है। इस प्रकार की दवाइयों के सेवन से व्यक्ति को अनेकों प्रकार के नुकसान होना 100% गारंटेड है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को प्राकृतिक के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। अच्छा, तो मैं इसको आगे, ये तो मेरा लेक्चर था, अब मैं आगे से पूछता हूं, अगर आपका वीर्य जल्दी निकल भी गया तो आपको क्या डर होता है कि उससे आपका क्या नुकसान हो जाएगा? सर मुझे यही डर आता है कि मैं इतने लंबे समय से इस बीमारी से परेशान हूं, इतना इलाज करवा रहा हूं, पर यह समस्या ठीक नहीं हो रही है। मैं तो इसमें फंस गया हूं, इसकी वजह से तो मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं। अपने कैरियर में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं। पढ़ाई करना चाहता हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में आगे पढ़ना चाहता हूं पर बढ़ नहीं पा रहा हूं। इस समस्या में मैं फंसा हुआ हूं। सोचता रहता हूं कि इस समस्या से मैं मुक्त हो जाऊं तो जीवन में मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ कर पाऊंगा। मैं समझता हूं कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ओह वाह, क्या बात है! जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता हूं, मुझे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास पूरा है। परंतु मेरी इस बीमारी ने फैमिली के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से खराब करके रखा हुआ है। इसकी वजह से मेरी फैमिली में खुशियां नहीं है, मतलब कि मैं पूरी तरह से इस बीमारी के चंगुल में फंसा हुआ हूं। कितनी अच्छी सोच है भाई साहब की। आपको पढ़ाई करने में क्यों सेक्स चाहिए? अगर रात को आप सेटिस्फाई पत्नी को नहीं कर पाते हो तो क्या उसमें आप बिजनेस नहीं कर पाते? दिन में आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्लिनिक अटेंड नहीं कर पाओगे, पढ़ने क्या नहीं कर पाओगे? तो आप मूर्खता की सारी हदें इस इंसान ने पार कर दी हैं। ये इसको सबसे बड़ी गलत फहमी है कि वो बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान है पर इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, यानी सेक्स की प्रॉब्लम की वजह से अपने सामर्थ्य को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये इसकी फीलिंग है आजकल। वो कहता है, अब मैं अपने कमेंट्री तो बीच में जरूर देता हूं क्योंकि उसके बिना रहा नहीं जाता। मतलब ये अजीब से मूर्खतापूर्ण है, मतलब अलग अलग मरीजों के अलग अलग कमेंट्री में देता हूं। चलो अभी पढ़ता हूं, अच्छा मैं जो लिखा है मैंने। ये इस व्यक्ति की नासमझी है कि यह इस स्थिति को रोग मान रहा है। ये रोग है नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया है। अर्थात ये किसी भी औषधि से प्राकृतिक नियमों के अनुसार सही नहीं होगा। इस स्थिति पर विजय पाने के लिए इसको
तथा इस जैसे अनेकों व्यक्तियों को सेक्स के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा, तभी जीवन में संतुष्ट एवं आनंदित रहा जा सकता है। दूसरे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपके साथ शेयर मैं जो करना चाहता हूं पब्लिक के साथ, अपने दर्शकों के साथ, कि जिसको मेडिकल साइंस जानती नहीं है, सेक्स का सीधा संबंध हमारे मन यानी मेंटल प्रोसेस से है। अगर हम मानसिक रूप से सेक्स करते हैं, मतलब कि सेक्स के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, औरतों को देखकर मन ही मन सेक्स को एंजॉय करते रहते हैं, अथवा उनके साथ सेक्स करने की कल्पना करते रहते हैं, अथवा पॉर्न वीडियो जो ब्लू फिल्म जिनको हम कहते हैं उनको देखते रहते हैं, या ऐसे लेख पढ़ते रहते हैं, अथवा अन्य लोगों के साथ सेक्स की सारे दिन चर्चा करते रहते हैं, या अपने को विपरीत सेक्स को अप्राकृतिक करने का प्रयास करते रहते हैं, मतलब अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश करते हैं, अथवा अप्राकृतिक साधनों से सेक्स करते हैं, जैसे तो मैस्टरबेशन करते हैं, सेक्स टॉय के साथ सेक्स करना, उनसे खेलना आदि, तो इस प्रकार की किसी भी हरकत से हमारे भौतिक शरीर से यानी एक्चुअल जो रियल सेक्स होता है उसको करने की क्षमता या तो घट जाती है या पूरी तरह खत्म हो जाती है, और ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि मन में सेक्स के प्रति बहुत अधिक उत्तेजना होने के बावजूद भी लिंग में जरा सी भी अकड़ाहट नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति किसी भी औषधि से कभी भी ठीक नहीं होगी, और ऐसे व्यक्ति की बीमारी से लड़ने की क्षमता यानी जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति में अनेकों शारीरिक और मानसिक रोग भी लग जाते हैं जिनका कहीं भी कोई भी इलाज नहीं हो पाता है। एआईडी एड्स जो बीमारी है वो इस प्रकार की समस्या की पराकाष्ठा है। तो ये व्यक्ति भी बचपन से ही केवल सेक्स के विषय में ही सोचता रहा है, इसी कारण से इसकी ये स्थिति हो गई है। अतः यह किसी भी दवाई से कभी भी सही नहीं होगा। मैं काफी सोच में पड़ जाता हूं और उसी से फिर पूछता हूं इस सेक्स की समस्या, मतलब अब उसको लिए समस्या है तो मुझे समस्या शब्द ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस सेक्स की समस्या से आपके जीवन में प्रगति करने से क्या संबंध है? मतलब कि क्या आपका पूरा दिमाग इसी की तरफ लगा रहता है? हाँ जी, हाँ जी। मैं 13 सालों से, मतलब जब से मैं समस्या में फंसा हूं, इस समस्या में फंसा हुआ हूं, हमेशा यही सोचता रहता हूं कि इससे मैं फ्री हो जाऊं, मतलब कि इस समस्या से छुटकारा पा जाऊं तो आगे जीवन में कुछ करूं। मैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझ में क्षमता भी बहुत है, होम्योपैथी से लगाव भी बहुत है। आज तक मैंने एलोपैथी कभी भी प्रयोग नहीं करी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में इसलिए नहीं करी है। अगर प्राइवेट जॉब में होता तो ये होम्योपैथी छोड़ छाड़ के एलोपैथी कर रहा होता। और ना ही मैं किसी को भी एलोपैथी खाने की सलाह देता हूं, क्योंकि मुझको मालूम है कि होम्योपैथी में ही चमत्कार होते हैं। मतलब कि डॉक्टर को अगर होम्योपैथी का अच्छा ज्ञान हो तो वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, पर मैं वो सब इतने सालों से कुछ कर नहीं पा रहा हूं। बस रूटीन काम ही चल रहा है कि क्लिनिक जाना है, नौकरी पर जाना है, बस यही चल रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। किसी लक्ष्य को लेकर जो कुछ मुझको करना चाहिए वो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। यानी फीलिंग एक ही है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कर सकता हूं पर इस बीमारी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये यानी इसने उसके हाथ रोके हुए हैं, इसकी शक्ति को संकुचित किया हुआ है, इसकी शक्ति को जकड़ा हुआ है। जी एक शेर है वो बहुत कुछ कर सकता है ना, किसी भी बड़े से बड़े जानवर को मार सकता है, पर अगर आप उसके जंजीरों में बांध दो, पिंजड़े में बंद कर दो तो फिर वो नहीं कर सकता है। एक चूहा भी नहीं मार सकता फिर वो। तो ये बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इसकी है। ऐसा इसको लगता है कि सामर्थ्य बहुत है, पर इस बीमारी के कारण मैं उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। ये बीमारी हटे तो फिर मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा।
तो मैं इसको कहता हूं भाई, अब अगेरिकस जो दवाई का जितना उसने असर करना था वो तो कर लिया, अब तो अगेरिकस से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी तो आपके सारे मानसिक लक्षण बदल चुके हैं। मतलब कि हमारे द्वारा दी गई पहली खुराक अगेरिकस ने बहुत अच्छा काम किया है और इसकी मानसिक अवस्था ही बदल गई है। तो फिर सर अच्छा क्या करूं मैं? तो मैंने कहा कि अभी आप सिमिसीफ्यूगा खाइए। क्या? सिमिसीफ्यूगा, सेक्स प्रॉब्लम के लिए। ये सेक्स प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये इसकी मानसिक स्थिति के लिए है। तो ये मानसिक स्थिति बदल जाएगी, इसको थोड़ी अकल आ जाएगी, तो फिर ये इस अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेगा, ये क्योर है। ऐसा नहीं है कि वो फिर आधा घंटे सेक्स करने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो नए लक्षण लिए हैं वो मैं आपको बताता हूं। एंग्जाइटी, एबॉर्शन आफ्टर, delusion, arms bound to her body, arms are, delusion, wire is caught in wires, fear, tunnel of, sadness, cold from becoming, ailments from business failures। तो मैंने सिमिसीफ्यूगा कहा तो कहता है सर किस पोटेंसी में लूं? अरे भाई 30 पोटेंसी में ले लो, 30 ले लो, 200 ले लो, 1M ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही बात है, सबसे ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अब अगेरिकस के भी सिम्टम समझा देता हूं आपको। उसका एक तो इम्बेसिलिटी आपके मूर्खता शुरू से आखिर तक आपको दिख रही है। दूसरा था उसमें कि इस डेल्यूजन ए होल स्मॉल होल अपीयर्स लाइक ए फ्राइटफुल चार्ज, मतलब एक छोटा सा छेद भी उसको ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी खाई है। तो छोटा छेद होता है, गड्ढा होता है, तो आप उसको आसानी से लांघ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो छोटा गड्ढा आपके मन में ऐसी अनुभूति देने लगे कि ये एक बहुत विशाल बहुत बड़ी खाई है, तो यानी इस खाई से, इस सिरे से खाई के दूसरे सिरे पे जंप करना आपके लिए फिर संभव नहीं है। यानी आपके अंदर जो जंप करने की शक्ति है वो उस खाई की चौड़ाई के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो यानी आप स्मॉलर हो, आपकी बॉडी स्मॉलर है, तो यानी आप में वो सामर्थ्य लग नहीं रहा, तो इसलिए आपको फिर समस्या बड़ी दिख रही है। तो इसका मतलब है अगेरिकस का जो बंदा होता है वो अपने आप को कभी हद तक बड़ा समझता है, बहुत लगता है कि ये काम मैंने किया, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब उसमें विकृति आती है तो सामर्थ्य में जो बार बार फेल होता है, यानी किसी कारण से वो डरता है। डरता क्यों है? जब फेलियर्स आते हैं तो फिर उसको छोटी सी चीज भी बड़ी नजर आती है, यानी मैं कैसे कर पाऊंगा, ये इतनी बड़ी समस्या है, तो उसको हर समस्या बड़ी नजर आती है। तो जैसे इसको नजर आ रही है बड़ी कि मैं क्या करूं, तो इसलिए अगेरिकस दी गई। तो आपको समस्या बड़ी तब दिखेगी जब आप खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। अगर आप खुद अगर आपको 10 रुपए का कोई सामान मिलता है और आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो बड़े आराम से 10 रुपए का जाके आप कहोगे भाई यार बड़ा सस्ता माल है, ले आओ, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेब में 1 रुपया है और आपको रोटी भी खानी है, फिर वो 10 रुपए का सामान आपको इतना महंगा लगेगा, इतना महंगा लगेगा कि 10 रुपए सुनते ही आपके पसीने छूटेंगे। तो 10 रुपए तो 10 रुपए ही होते हैं, पर वो अब विशाल आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, जबकि आप लेना चाहते हो। तो अगेरिकस को फिर जब अपने सामर्थ्य का एहसास होता है कि उसके अंदर है नहीं, तब समस्याएं बड़ी लगती है। तो अगेरिकस खाने के बाद उसकी ये फीलिंग सारी खत्म हो गई थी। तो अब उसको लगता था कि उसके अंदर सामर्थ्य बहुत है, पर इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसने रोका हुआ है मुझको। तो यानी अब वो सामर्थ्य है, तो पर कोई कंडीशन ऐसी है कि मैं अपने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। यानी मान लो उसके पास 10 रुपए हैं, कोई चीज 10 रुपए की है और उसकी जेब में 100 रुपए हैं, पर वो ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए तो हैं, पर ये तो विदेशी मुद्रा में है, तो अब मैं इसको कुछ कर नहीं सकता। अगर ये एन कैश होके इंडियन करेंसी बन जाए तो मैं ये सामान खरीद लूं। तो ये वो स्थिति है सिमिसीफ्यूगा की, यानी सामर्थ्य है, पावर है। इसका मतलब है कि सिमिसीफ्यूगा को बहुत स्वयं को बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल हर तरह से वो समझता है, जिसके सामने हर समस्या बहुत छोटी है।
परंतु अब कुछ हालात ऐसे हैं जिन्होंने उसको उस समर्थ का इस्तेमाल करने से रोका हुआ है, या हाथ है उसके शरीर से जकड़े हुए हैं, उसको जंजीरों से बांध दिया है, उसके पिंजरे में बंद कर दिया है, यानी वो अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये इसलिए इसको समय शिफुगा दिया और इसका तुरंत ये बदलाव आया। लेकिन सेक्स की समस्या न सही होनी थी न होगी, लेकिन इसमें एक संतोष और एक्सेप्टेंस आ गई, वो जरूरी था। तो एक ही वीडियो में 2 दवाई की झलक आपको दी है मैंने, और भी बहुत सारे चीज़ें बताई हैं, तो ये सब आपके काम की होती हैं। ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर में, होम्योपैथी के लेक्चर में सब बात डालता हूँ तो आउट ऑफ द वे चला जाता हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ खराबी है। कोई खराबी नहीं है, 100% ठीक है। सेंसेबल बात कर रहा हूँ आपसे। ज़रूरत है कि आप इसको समझें। मेरे अंदर कभी भी नेगेटिव ढूंढने की कोशिश ना करें, उससे आपका नुकसान होने वाला है। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन मुझको है, आत्मज्ञान मुझको है, तो मुझे अपने बारे में कोई भी गलतफहमी नहीं है। इसलिए मैं सारे डायलॉग ये अपने वीडियो में बोलता रहता हूं। तो आप इसको बहुत बड़े मन, खुले मन, वैज्ञानिक मन से समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं, उससे आपका भला होने वाला है। धन्यवाद।